नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देव प्रायगम आईएएस के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग कल सिक्कों की बात कर रहे थे। ठीक है, सिक्कों के बारे में हम लोगों ने एक डिटेल चर्चा की हुई है कि सिक्के भारत में प्राचीनतम सिक्के कहाँ से आए, कैसे आए। ठीक, हम फिर से एक बार कुछ और जानकारी ले लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो कल हमने पढ़ा था उसके बारे में उसे रिकॉल कर लेते हैं। जो सिक्के हैं भारत में, जो प्राचीनतम सिक्के हैं, अर्लीस्ट कॉइन्स हैं इंडिया में, उन्हें हम लोग पंचमार्क कॉइन कहते हैं। पंचमार्क कॉइन्स यानी कि आहत सिक्के कहा जाता है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 600 बीसी में प्रचलन में आए थे। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो सिक्के हैं हमारे पास फिर हिंद यवनों के सिक्के थे। हिंद यवनों के सिक्के, और हिंद यवनों के सिक्कों की कुछ विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी, कल हम लोग ये डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपको सिर्फ रिकैप दे रहे हैं। रिकैप मतलब थोड़ी सी जानकारी। पहली बात तो सोने के सिक्के, गोल्ड के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? हिंद यवनों ने जारी किए। उसके बाद निकिल के सिक्के किसने जारी किए? सबसे पहले हिंद यवनों ने जारी किए। सिक्कों पर लिखने की परंपरा, जो राइटिंग है, वो सबसे पहले किसने शुरू की? हिंद यवनों ने शुरू की है। ठीक है, सिक्कों के दोनों भाग पर लिखा जाता था कि नहीं लिखा जाता था? जो हिंद यवनों के जो गोल्ड सिक्के थे, गोल्ड सिक्कों को हम लोग क्या कहते थे? स्टेटर कहते थे, स्टेटर। और सिल्वर सिक्कों को क्या कहते थे हम लोग? ड्रम कहते थे। वेरी गुड, ये कहा जाता था। हम लोगों ने हिंद यवन सिक्कों के बारे में इतनी सी जानकारी ली थी। हिंद यवन सिक्कों के बाद हमारे पास किसके सिक्के थे? शक शासकों के सिक्के थे, है ना। शक शासकों के सिक्कों में, जो शक शासकों के सिक्के थे, उनमें हम लोगों ने दो लोगों की बात की है, या अगर दो लोगों की नहीं तो एक लोग की बात कर लेते हैं। शक शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर डेट लिखना स्टार्ट किया, तिथि लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, लेकिन संस्कृत में जो तिथि थी सबसे पहले किस शासक ने लिखी थी? रुद्रदामन ने। वेरी गुड, संस्कृत में तिथि लिखने का प्रारंभ शक शासक रुद्रदामन प्रथम के द्वारा किया गया। रुद्रदामन फर्स्ट के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी सी बात जान ली। ठीक, अगर हम लोगों ने इतनी सी बात जान ली है, ये कहां से गया? अगर हम लोगों ने इतनी सी बात जान ली है तो हम लोग और भी आगे जान सकते हैं। क्या? शक शासकों के बाद हमने सिक्के देखे थे कुषाण शासक, सात वाहनों के ना। चलिए, 7 वाहनों के सिक्के। जो 7 वाहनों के सिक्के हैं, हमने इनके बारे में एक खास बात देखी थी कि 7 वाहनों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए। हाँ या ना? बिल्कुल, शीशे के सिक्के यानी लेड धातु के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। ठीक है, और सर्वाधिक मात्रा में भी इन्होंने जारी किए थे शीशे के सिक्के। 7 वाहनों के बाद हमने कुषाण शासकों के सिक्के देखे थे, कुषाण शासकों के सिक्के। ठीक है, और कुषाण शासकों के सिक्कों की हमारे पास क्या विशेषताएं थी? मतलब बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, यानी सोने का एकदम शुद्धतम रूप इस्तेमाल किया गया था। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड फॉर कॉइन्स। और इसीलिए कहा जाता है कि शुद्धतम सोने के सिक्के या शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने जारी किए। सोने के प्रथम सिक्के भारत में हिंद यवनों ने, लेकिन एकदम शुद्ध सोना उसके सिक्के कुषाणों ने जारी किए। ठीक, लेकिन कुषाणों के सर्वाधिक मात्रा में सिक्के किस धातु के थे? तांबे के थे। यानी कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में जिस धातु के सिक्के जारी किए वो था कॉपर, यानी मैक्सिमम कॉइन्स उनके कॉपर के थे। यहां तक हम लोगों ने देखा था, सारी बात पढ़ी थी। और ये भी देखा था कि सिक्कों के अध्ययन को हम लोगों ने क्या कहा था? न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक, तो हम लोगों ने ये संक्षिप्त जानकारी अभी यहां ले ली है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आगे। आगे क्या बात करें? अब हम लोग को गुप्त काल के सिक्के देखने हैं। कॉइन्स ऑफ गुप्तास, कॉइन्स ऑफ गुप्तास, गुप्त काल के सिक्के। कॉइन्स ऑफ गुप्तास यानी गुप्त काल के सिक्के। देखो,
गुप्त काल के सिक्कों के बारे में एक खासियत है। क्या? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जो गुप्त काल है, ये गुप्त काल काफी लंबे समय तक रहा, और काफी लंबे समय तक रहा इसलिए गुप्त काल में कई शासकों ने सिक्के जारी किए। पहले जैसे मान लेते हैं कि रामगुप्त है। रामगुप्त एकमात्र गुप्त शासक था जिसने तांबे के सिक्के जारी किए। ओनली वन गुप्त रूलर हु इशूड कॉइन्स ऑफ कॉपर, तांबे के सिक्के जारी किए। ओनली वन रूलर था जिसने तांबे के सिक्के जारी किए। फिर उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले, यानी गुप्तों में ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसा शासक था गुप्तों में जिसने सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए। जिसने सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए। सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए। चले आगे। जैसे हम लोग सिंपली रुद्रदामन लिख लेते हैं, लेकिन एक बार यूपीपीसीएस ने फंसा दिया था रुद्रदामन प्रथम और रुद्रदामन सेकंड करके। ठीक, यहां ऐसा कोई चीज है जिसमें हम फंस सकते हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट और सेकंड, लेकिन ये तो हमने अलग से लिखे हुए हैं। और कोई व्यक्ति है जिसमें फर्स्ट सेकंड नहीं है? रामगुप्त। ठीक है, तो एक छोटा सा शासक रामगुप्त बाद में हुआ था, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो द्वितीय होगा। ठीक, तो रामगुप्त प्रथम इसे मान लीजिएगा। अब बात करें हम लोग कुमारगुप्त प्रथम की। कुमारगुप्त फर्स्ट, ये बड़ा फेमस व्यक्ति है। क्यों? सर्वाधिक प्रकार के सिक्के इसी ने जारी किए, यानी सोना चांदी तांबा सर्वाधिक प्रकार के सिक्के इसने जारी किए, और सर्वाधिक संख्या में इसी ने जारी किए। यानी जितने सिक्कों की संख्या, अगर संख्या की गिनती की जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कितने किए, प्रथम ने कितने किए, रामगुप्त प्रथम ने कितने किए, अगर हर शासक के सिक्कों की गिनती की जाए तो काउंटिंग में भी इसके सिक्के सबसे ज्यादा बैठेंगे। कुमारगुप्त फर्स्ट। बेटा और क्या खास बात है? लिख लिया होगा वो? चलिए, अगर लिख लिया है तो गुप्त सिक्कों के बारे में कुछ और जानकारी है क्या? यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले गुप्त सिक्के मिले कहां से, ठीक है, तो सबसे पहले एक शब्द आता है, बार बार आएगा आपके इसमें, गुप्त सिक्कों के संबंध में, निधि। तो निधि का इंग्लिश मतलब होता है होर्डिंग, और होर्डिंग का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? नो, दैट इज कॉलोकियल यूज ऑफ होर्डिंग, दैट्स नॉट लिटरल मीनिंग ऑफ होर्डिंग। हमको शाब्दिक अर्थ बताइए आप। होर्डिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वास्तव में
होर्ड माने क्या होता है इंग्लिश में? इकट्ठा करना, समथिंग दैट इज मतलब एक्यूमुलेट करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गैदर करना। होर्डिंग मतलब कहीं जगह कोई चीज ऐसी जहाँ इकट्ठी चीजें मिली हैं। निधि का मतलब होगा कि गुप्त काल के इकट्ठे, हाँ मतलब बहुत सारे सिक्के एक जगह मिलना। ठीक, तो यदि हमसे पूछा जाए कि सबसे पहली निधि कहाँ मिली है हमको, तो सबसे पहले निधि गुप्तों के सिक्कों की जो मिली है वो है कलकत्ता में, एक जगह है कालीघाट, कालीघाट कलकत्ता। ठीक, गुप्तकालीन सिक्कों की सबसे पहली निधि। दूसरी बात, यदि आपसे पूछा जाए कि गुप्तकालीन सिक्के सर्वाधिक मात्रा में कहां से पाए गए हैं, सबसे बड़ी निधि, लार्जेस्ट होर्डिंग, यानी गुप्तास कॉइन्स लार्जेस्ट होल्डिंग, सबसे बड़ी निधि, तो ये पाई गई है भरतपुर। भरतपुर में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है बयाना, और भरतपुर है राजस्थान में। तो यहाँ पर आपको भरतपुर या बयाना याद रखना है, राजस्थान याद रखना है। कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है, जिन लोगों को नहीं पता जानना है। जो कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मोड में वीडियो देख रहा है वो सोए नहीं, क्योंकि सोना पाप है। नहीं, आप सभी तो ऑफलाइन हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स विच आर ऑनलाइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि आप भारतीय महापुरुषों से कुछ सीख लेना चाहते हैं तो आपको उन महापुरुषों से सीख लेते ही रहना चाहिए। क्या सीख लेनी है? इतनी सी बात लिख ली कि नहीं? लिख ली या नहीं? हो गया? चले आगे देखें। आपने महाभारत का एक पात्र का नाम सुना है जिसका नाम क्या है? अर्जुन के पर्यायवाची बताएंगे? पार्थ। क्यों? पार्थ इसलिए क्योंकि उन्हें एक देवता पृथु का पुत्र माना जाता है, या पर्थ का पुत्र माना जाता है, इसीलिए उनको पार्थ कहा जाता है। और धनंजय सुना है कि नहीं? धनंजय, अच्छा धनंजय अर्जुन को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है? अर्जुन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने एक मतलब टूटे फूटी जगह दी गई थी पांडवों को कौरवों के द्वारा, और उसने हस्तिनापुर नाम के विशाल साम्राज्य स्थापित किया धनों से, धन ला करके, इसलिए उसे धनंजय कहते हैं। इसलिए जहां अर्जुन होता है वहां धन होता ही होता है। तीसरा, क्या उसका नाम गुडाकेश था? गुडाकेश, यही तो सुनना था। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, गुडाक प्लस ईश, और गुडाक का मतलब होता है नींद, निद्रा। इसका मतलब है कि अर्जुन को निद्रा का ईश्वर समझा जा सकता है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो सच में निद्रा का ईश्वर है, क्योंकि अर्जुन ने अपनी तपस्या के बल पर या अपने गुणों के बल पर अपने अंदर ये गुण स्थापित कर लिया था कि अर्जुन को नींद नहीं आती थी। वो जब चाहेगा वो तभी सोएगा। इसलिए कम से कम यदि आपके पास इतने गुण हैं तो कम से कम एक गुण तो ये ले लीजिए कि आप
गुड़ाकेश नहीं तो कम से कम गुड़ा स्वामी बन जाइए, है। और रात में ठीक से सोना बहुत जरूरी है। आगे चले। तो अर्जुन भाई की बातें ध्यान में रखनी है। चले आगे। तो गुप्त कॉइन्स के बारे में एक बात और है। क्या बात है? गुप्त कॉइन्स के बारे में एक बात यह है कि यदि आपसे बाई चांस पूछा जाए कि सबसे पहले छंदबद्ध, छंदबद्ध मतलब इन वर्स फॉर्म, वर्स, वर्स मतलब कुल मिलाकर के जिन्हें हम लोग गा सकें, बोल सकें, है ना, छंद में। हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्य दक्षिणम, तो ये जो बातें हैं ये हम बोल सकते हैं गा करके। तो संस्कृत में जब हम कोई चीज़ गा सकते हैं या फिर हिंदी में भी कोई चीज़ गा सकते हैं तो वो छंद कहलाता है, वर्ष। तो पहली बार छंदबद्ध लेख लिखने की परंपरा सिक्कों पर किसने की थी? गुप्तों ने। छंदबद्ध लेख लिखने की शुरुआत गुप्तों ने की। लिखने की शुरुआत गुप्तों ने की। छंदबद्ध लेख लिखने की शुरुआत गुप्तों ने की। अक्सर आपको एक सवाल देखने को मिल सकता है, बताएं सवाल क्या है? ये सब सवाल नहीं है। सवाल है रोमन साम्राज्य के सिक्के। आप सोच रहे होंगे सर हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, ये रोमन साम्राज्य के सिक्के कहां से आ गए इधर? कॉइन्स ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य के सिक्के। तो रोमन साम्राज्य के सिक्कों के बारे में हमें क्यों जानकारी लेनी चाहिए? रोमन्स आए होंगे भारत, वेरी गुड। और रोमन्स भारत क्यों आए होंगे? बारात लेके तो आए नहीं होंगे इतनी दूर। नहीं, इतने खराब भी नहीं थे रोमन, कब्जा करने के लिए नहीं आए होंगे, हाँ व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है। तो यदि हम इंडिया का नक्शा बनाए तो बना ही लेते हैं इतना तो, ठीक। हो सकता है मैप पर नहीं है इंडिया का नक्शा, हमने हाफ इंडिया बनाया है जी। तो जैसे अगर पूछा जाएगा कभी क्वेश्चन में कि अगर चंद्रगुप्त के टाइम पे मतलब सोने के सिक्के थे कि तांबे के, तो तांबे के तो हट गए थे ना, क्योंकि नहीं पहले इन्होंने किए। क्वेश्चन कैसे पूछे? अच्छा, क्वेश्चन पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लें फिर उसके बाद बात करें, ठीक। जो रोमन कालीन सिक्के हैं वो रोमन कालीन सिक्के, यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि पश्चिमी भारत से मिले हैं या पूर्वी भारत से, तो जवाब क्या होगा आपका? अरे तुम क्यों हिल रहे हो? पूर्वी भारत से। यहां तमिलनाडु में चलिए, तो ये पूर्वी भारत में जो स्थिति है, पूर्वी तट पर, यहां पर पांडिचेरी के पास में एक प्राचीन बंदरगाह था और उस प्राचीन बंदरगाह का नाम था अरिकामेडु। और वर्तमान में ये जगह कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये इतना फेमस बंदरगाह था, ये पोर्ट था, ध्यान रखें इस बात का, ये पोर्ट था कि रोम के शासक यहां तक व्यापार करने के लिए आते थे, इसीलिए रोम के शासकों के सिक्के इस अरिकामेडु से प्राप्त होते हैं। सिक्के सिर्फ यहां से प्राप्त होते हैं। तो आपसे यहां से कई सवाल सब पूछे जा सकते हैं कि तमिलनाडु में अरिकामेडु नाम की जगह क्यों फेमस थी? तो क्यों थी? बंदरगाह था। या आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि किस बंदरगाह को रोमन और भारतीय व्यापार का सेंटर माना जाता था? तो क्या होगा? अरिकामेडु। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रोमन कालीन सिक्के भारत में किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो भी आंसर क्या होगा? अरिकामेडु।
ठीक, चलिए अब हम आपके सवाल की चर्चा कर लेते हैं। रोमन काल के सिक्के चाहे वो तांबे हों, वो उनकी धातु की कैटेगराइज नहीं किया गया है, वो सभी धातुओं में हो सकते हैं। लेकिन इतना बताया जा सकता है कि रोम काल के सिक्के इटली में बनते थे। तो हमारा सिक्का काफी समय तक चला और आगे भी सिक्के चलते ही रहें तो ही ठीक है। अगर सिक्का नहीं चला तो अपना प्रभुत्व तो कम हो जाएगा, फिर दूसरे लोगों के सिक्के चलेंगे। इसलिए सिक्का हमेशा नीतियों के साथ, नैतिकता के साथ अपना ही चलाएं। बुद्धिवान बने, वेगवान बने, बलवान बने और विद्यावान बने, हमेशा धारण करें सारी चीजें। आगे चले, चलिए तुम चले जाओ बोलूं। हाँ, आपका सवाल क्या है अब बताइए। हाँ देखो, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था गुप्तकालीन सिक्कों में, क्या बताया था गुप्तकालीन सिक्कों में? एक चीज बताई थी गुप्तकालीन सिक्कों में, क्या कि जो गुप्तों के सिक्के हैं, रामगुप्त पहला था जिसने कॉपर के स्टार्ट किए। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था गुप्तों में जिसने गोल्ड के सिक्के जारी किए। फिर उसके बाद हमने देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसा गुप्त शासक था गुप्तों में, है ना, जिसने सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए। और उसके बाद तो कुमारगुप्त ने कई प्रकार के सिक्के जारी किए। अब सवाल या तो ये पूछा जा सकता है कि गुप्त शासकों में सबसे पहले कॉपर के सिक्के किसने जारी किए? वो स्पेशलाइज करेगा आपको, हाँ वो नाम देगा कि गुप्त काल में तांबे के सिक्के किसने जारी किए सबसे पहले। बात समझ में आया? और ये हमने आपको क्रम से बताया है कि रामगुप्त प्रथम आया है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह होगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त प्रथम के काल में किस धातु के सिक्के चलते थे, तो आप आराम से बता सकते हैं कि कॉपर का चलता था, पहले चल चुका है। गोल्ड का चलता था क्योंकि उसके चलाए हैं। आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि गोल्ड के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो आंसर क्या होगा फिर? हाँ मतलब कॉपर गोल्ड दोनों नहीं होगा। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के चलाए थे या सर्वप्रथम सिक्के चलाए थे, तो ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए क्या, अगर हम मान लें कि ऐसे कॉपर है, बी गोल्ड है, सी या है मतलब सिल्वर है, डी निकेल है, ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक, आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम कौन से धातु के सिक्के चलाए, तब आप आंसर लगाएंगे गोल्ड। यदि वो सर्वप्रथम शब्द नहीं देता है, ठीक, यदि वो सर्वप्रथम शब्द नहीं देता है, यदि वो सर्वप्रथम शब्द नहीं देता है और कुछ और दे देता है, यदि वो कुछ और दे देता है, जैसे कहे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के चलाए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के चलाए थे, तो ये तो आप मान के चलिए ना कि चंद्रगुप्त प्रथम से कॉपर के चल ही रहे थे, गोल्ड के उसने चलाए थे। तो एक ऑप्शन इसमें ऐसा होगा जिसमें कॉपर प्लस गोल्ड दोनों दिए गए होंगे। बात समझ में आया? ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल घुमा के पूछ रहे हैं, बिल्कुल आप घबराओ नहीं, आपके सवाल खुदे हुए सवाल जवाब आप दे पाएंगे। जब पेपर देखेंगे हम लोग, जब टेस्ट कराएंगे, तो आपके पढ़ने का खुद से नजरिया बदल जाएगा। चले जा भाई, दिक्कत हुआ। चलिए, हम लोगों ने सिक्के ऑलमोस्ट खत्म कर लिए। अब हम लोग पैसा वैसा जब अपने पास आ जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, आराम से जेब में पैसा आ गया बोले तो तसल्ली से पानी पियो, है ना, तब हम लोग मृत भांड पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें तसल्ली से पीना है पानी। मृत भांड
और इनको बोलते हैं इंग्लिश में अर्थवेयर, मृदभांड। ठीक है, तो भारत में आपको एक बात समझनी पड़ेगी पहले। क्या बात समझनी है? प्राचीन काल में जो भारत का इतिहास है उसे कई तरीके से लिखा गया है। जैसे कुछ लोगों ने प्राचीन काल के इतिहास को मृदभांडों के हिसाब से लिखा है कि पहले कौन से मृदभांड आए। कुछ लोगों ने भारत के इतिहास को या प्राचीन इतिहास को धातुओं के प्रयोग के आधार पर लिखा है, धातुओं के प्रयोग के आधार पर। जैसे पाषाण काल में धातु का, किस धातु का प्रयोग हुआ होगा सबसे पहले? तांबा। ठीक, कुछ समय ऐसा होगा जब पत्थर और तांबा दोनों इस्तेमाल हो रहे होंगे। ठीक, तब वो काल कौन सा हो गया होगा? ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक पीरियड। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को मिल गया, क्या मिल गया? टिन मिल गया। टिन, टिन एक मेटल होता है। अगर उसको कॉपर को और टिन को मिला दें तो मिलता क्या हमको? ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज को हिंदी में कहते हैं कांसा। तो क्या मिलता है? कांसा। तो एक और युग आ गया, कौन सा युग? कांस्य युग। जैसे हड़प्पा सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? कांस्य युग में ही रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को भारत में किस युग में रखा जाता है? कांस्य युग में रखा जाता है। तो मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जैसे हम लोग क्रम से भी पढ़ सकते हैं, पाषाण काल, हड़प्पा काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऐसे पढ़ सकते हैं विशेषताओं के आधार पर कि किस काल में कौन सी विशेषता थी। कुछ लोग विशेष धातु के आधार पर पढ़ते हैं, सबसे पहले पत्थर का यूज हुआ, फिर कॉपर का यूज हुआ, फिर कांसे का यूज हुआ। हाँ हाँ, ऐसे कर लिया। ऐसे ही कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, अर्थवेयर, उसके आधार पर इतिहास को कई जगहों में बांट लेते हैं। जैसे हम आपको बताएं, पहले हम ये साफ करें। देखें, हमारे पास, हम पहले कुछ काल लिख लेते हैं। जैसे भारत में जो पाषाण काल है वो सबसे पुराना होगा। भारत में क्या, पूरी दुनिया में लिथिक एज सबसे पुराना है। पाषाण काल के बाद भारत में कौन सा काल आता है? हड़प्पा काल आता है। हड़प्पा काल के बाद भारत में कौन सा काल आता है? ऋग्वैदिक काल आता है। ऋग्वैदिक काल के बाद भारत में कौन सा काल आता है? उत्तर वैदिक काल आता है, लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। और इसके बाद कौन सा काल आता है? द्वितीय नगरीकरण की क्रांति का काल। द्वितीय नगरीकरण की क्रांति का काल, या बौद्ध काल इसी को बोलते हैं। बौद्ध काल भी इसी को बोल देते हैं, महाजनपद काल भी इसी को बोल देते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति है। ठीक, चलें अब ध्यान से देखें। भारत में जो प्राचीनतम मृदभांड हैं उन्हें किस काल से होना चाहिए? पाषाण काल से। फिर उससे जो नए हैं वो किससे होंगे? फिर उससे जो नए हैं, और उससे जो नए हैं, फिर उससे भी जो नए हैं, और द्वितीय नगरी क्रांति के काल तक कहो तो वास्तव में मौर्य काल तक भी यही है। मौर्य काल तक। अब देखें, भारत में जो प्राचीनतम मृदभांड है वो BRW मृदभांड है। BRW अर्थवेयर या BRW वेयर, इसको कहेंगे ब्लैक एंड रेड वेयर।
काले एवं लाल मृदभांड। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में प्राचीनतम मृदभांड का नाम क्या है, तो क्या कहते हैं उनको? काले एवं लाल मृदभांड, BRW। यदि आपसे यह पूछा जाए कि BRW का संबंध किस काल से है, तो किससे होगा? पाषाण काल से होगा। और ऐसा भी तो पूछा जा सकता है, पाषाण काल भारत में वो काल था जब लिपि का विकास नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि पाषाण काल की जगह उसने दे दिया प्रागैतिहासिक काल, तो फिर आंसर क्या होगा? ये होगा ना, बिल्कुल प्री हिस्टोरिक पीरियड होगा। तो आपसे सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे आपसे कहा जाए कि BRW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द BRW। ठीक, फिर कहा जाए कि BRW का संबंध पाषाण काल से है, BRW का संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, और फिर दे दे नीचे ऑप्शन में केवल एक कथन सही है, केवल दोनों कथन सही, केवल एक दूसरा कथन सही है, C दोनों कथन सही है, D इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? सवाल है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 दे रहे हैं हम कि BRW का संबंध पाषाण काल से है। स्टेटमेंट 2, BRW का संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, प्रागैतिहासिक काल से है। ऑप्शन आपको पता ही है, A केवल 1, B केवल 2, C 1 + 2, D न तो 1 और ना ही 2। 1 और 2। हाँ, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता? यही बता रहे हो। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मिलाने को, हाँ वो तो मिलाने को, वो तो पेपर में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझे, क्या समझे अभी तक कि ऐसे सवाल आपको कम से कम इतना पूछा जा सकता है। ठीक, तो आप कम से कम इतना ध्यान रखें, यानी भारत में जो BRW है वो या तो पाषाण काल संबंधित मान लो या प्रागैतिहासिक काल संबंधित मान लो, दोनों का मतलब एक ही होगा। हड़प्पा काल में मामला उल्टा हो जाता है। हड़प्पा काल में BRW नहीं होते, हड़प्पा काल में होता है RBW। हाँ, रेड एंड ब्लैक वेयर। ये सवाल बिहार PCS में पूछा गया है स्पेशली। ध्यान से और बता दें आपको कि जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल से जो भारत में माने जाते हैं उनको कहते हैं OCP, ऑकर्ड कलर पॉटरी, गेरुवर्डी मृदभांड, गेरू ऐसे नहीं, ऐसे लिख लेते हैं गैरिक, गैरिक मृदभांड, यानी गेरू का जो कलर होता है उस कलर के, ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी, गेरुवर्डी मृदभांड किस काल से है? ऋग्वैदिक काल से है। दूसरा आपसे दे दिया जाए पेंटेड ग्रेवेयर, PGW, चित्रित धूसर मृदभांड। तो हिंदी में तो बहुत कठिन लगता है इसे याद करना, इंग्लिश में याद रखें, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, और इससे
जो पांचवा है, इससे जुड़े हुए जो मृदभांड है उनको कहते हैं NBPW, और इनको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर, और हिंदी में कहते हैं इनको उत्तरी काले चमकदार मृदभांड, उत्तरी काले चमकदार मृदभांड। और आप देखेंगे यहां से कई सारे सवाल पूछे गए हैं। ये वो सेक्शंस हैं जिन्हें विद्यार्थी लोग सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं। क्रम में दिया गया है, आपको एक सीक्वेंस लगाया गया है। यूपीएससी में यदि सवाल आएगा तो कहेगा कि निम्नलिखित मृदभांड संस्कृतियों को क्रोनोलॉजी में लगाइए, क्रम में लगाइए। आपसे एग्जैक्ट डेट नहीं पूछता है वो, क्योंकि एग्जैक्ट डेट निकालना बड़ा मुश्किल है इन सब चीजों का। लेकिन आपको इतना तो पता है कि अच्छा सबसे पहले ये आया था, उसके बाद ये आया था, उसके बाद ये आया था, और उसके बाद ये आया था। अब कौन कौन आया था आपको पता है ना। सबसे पहले BRW, फिर उसके बाद ऐसे कैसे चीज हो जाएगी। हमने पैंट के ऊपर शर्ट पहन लिया, शर्ट के ऊपर पैंट पहन लिया, है तो पैंट शर्ट, लेकिन ऊपर नीचे तो हो ही जाएगा ना। होएगा कि नहीं होएगा, बताएंगे, घबराना नहीं। चलो आपकी चिंताएं दूर कर देते हैं। आपकी चिंता ये है कि सर एक ही तो शब्द है, का मतलब दोनों में अंतर थोड़ी होगा। तो अंतर समझो। ये जो हम बताएं, यहां से ले लेते हैं ब्लैक, लेकिन दिखेगा नहीं, चलो जितना दिख जाए। ये वास्तव में दिख रहा है। ये जो BRW है दिखेगा, नहीं दिख रहा है तो टेलीस्कोप लगा लें, इतना ठीक है। ये ब्लैक है। जो BRW हैं वो मूलतः ब्लैक हैं, जिन पर लाल कलर से रंगाई की गई है। और जो हड़प्पा काल के हैं वो मूलतः लाल हैं। जो हड़प्पा काल के हैं वो मूलतः लाल हैं, लेकिन ब्लैक कलर से उन पर रंगाई की गई है। तो अंतर आया कि नहीं आया। ब्लैक में मूल कलर ब्लैक है, फंडामेंटली वो ब्लैक है, लेकिन उनको लाल रेड कलर से कलर किया गया है, कुछ डिजाइन बनाई गई होगी। हड़प्पा काल में वो जो वेयर हैं वो मूलतः रेड हैं, लेकिन ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया डिजाइन बनाने के लिए। इसलिए एक को कहते हैं BRW और एक को कहते हैं RBW। क्लियर है। अब इतने अच्छे बच्चे हो, इतनी जल्दी सीख गए। ठीक है, कल पता चलेगा कितने अच्छे बच्चे हैं। चलिए, तो हम लोगों ने ये देख लिया, आप फिर से एक बार देख लें। क्या देखा। सबसे पहले BRW किस काल से है, पाषाण काल से है। फिर है RBW किस काल से है, हड़प्पा काल से है। फिर है OCP किस काल से, ऋग्वैदिक काल से। फिर है उत्तर वैदिक काल PGW, और इसके बाद है मौर्य काल, द्वितीय नगरीकरण काल, बौद्ध काल, वो कौन सा है, NBPW। क्लियर है। अरे ऑकर्ड गेरू, हाँ, कलर्ड पॉटरी, पॉटरी माने मिट्टी के बर्तन, OCP। अब आप इन्हें याद कैसे रख सकते हैं। आप सिंपल याद रखें, BROPN कैसे याद रखेंगे, हाइब्रोपियन, है ना, ऐसे लिखें, हाइब्रो पंडित नारायण किधर हो, वाट एवर यू मे लाइक। ठीक है। नहीं तो आप ऐसे देखो,
बड़े लाल, ये सब फालतू की बातें हैं। आप कम से कम इतना क्रम याद रखेंगे, यदि आपने याद किया है तो याद रहेगा। ठीक है, ब्रोपियन, ठीक, तो ब्रोपियन याद रखें। वैसे भी एक ब्रूफिन नाम की टैबलेट आती है कि नहीं आती है? आया ना, ब्रूफिन टैबलेट नहीं आती सिर दर्द की? हाँ हाँ, मतलब वही वाली, तो ऐसे याद रख सकते हैं। हाँ, चले आगे। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, जिससे आप क्रम में लगा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे याद हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम डालते हैं अब ब्लैक एंड रेड वेयर। और आपको क्या लग रहा था, मजाक कर रहे हैं? नहीं, ब्लैक एंड रेड वेयर हम इतनी जल्दी किसी को खत्म नहीं करते, हम जब तक उसका खून ना पी लें। ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जब आप बड़े बड़े इतिहासकारों या लेखकों की किताब खोल के देखेंगे, या किसी भी लेखक की किताब खोल के देखेंगे, तो आप यही पाएंगे कि इन सभी मृदभांडों के काल में अंतर है। कोई किसी भी काल से संबंधित बता देता है, कोई किसी भी काल से संबंधित बता देता है, लेकिन यहाँ आपको जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में सवाल पूछे जाते हैं या पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे सवालों का प्रयोग किया गया है इस कंटेंट को यहाँ लाने के लिए। यानी जैसे यूजीसी नेट में क्या पूछा गया, टीजीटी में क्या पूछा गया, पीजीटी में क्या पूछा गया, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा गया, मृदभांडों पर जितने सवाल पूछे गए हैं उनका कलेक्शन करके तब उन्हें एक कॉन्सेप्ट में डाला गया है। बस समझ में आया? तो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए ऐसा किया गया है। क्योंकि यदि आप केसी श्रीवास्तव की प्राचीन भारत की इतनी मोटी किताब पढ़ेंगे, उसमें मृदभांड संस्कृतियाँ दी गई हैं अलग से, फिर भी कालक्रम में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई देता है। कोई किसी संबंधित बता देता है, कोई किसी से संबंधित बता देता है, तो इन सब पे चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे पास सबसे पहले ब्लैक एंड रेड वेयर है। ब्लैक एंड रेड वेयर के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो इसके बारे में कुछ हमें सिर्फ बिंदु जानने हैं। पहली बात क्या, कि ये प्री हिस्टोरिक है, जो हम पहले जान चुके हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल, इसका मतलब है कि जब मनुष्य पढ़ना नहीं सीखा था। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। दूसरी बात, इसका मतलब ये भी हुआ कि भारत में पाषाण काल से संबंधित, पाषाण काल से संबंधित। लेकिन करना है, उत्तर भारत में हड़प्पा काल के समकालीन यही तो सब गड़बड़ होना है। दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति से संबंधित, मेगालिथिक कल्चर से संबंधित। पहले आप लिख लें, घबराएं नहीं। ये क्या बन गया? मान लेते हैं तो ये भारत। चलें आगे, आप इन दोनों बातों को समझ लें। हमने बताया है कि ब्लैक एंड रेड वेयर वास्तव में किससे संबंधित हैं? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल से संबंधित है। लेकिन
अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण भारत में, तब तो हम बता देंगे पाषाण काल से संबंधित। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत में वास्तव में जो ब्लैक एंड रेड बेयर हैं वो मूलतः दक्षिण भारत में थे। ब्लैक एंड रेड बेयर जो हैं वो मूलतः दक्षिण भारत में थे, लेकिन हड़प्पा काल से कुछ ही पुराने हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या हो सकता है कि मान लीजिए पूरा शहर है, इस पूरे शहर में एक जगह ऐसी होगी जो बहुत डेवलप हो चुकी है और कुछ जगह ऐसी होंगी जहां अभी ऐसी ग्रामीण जैसी बस्तियां मिलेंगी। शहर तो एक ही है लेकिन डेवलपमेंट का लेवल अलग अलग है कि नहीं भाई? विकास अलग अलग है। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर भारत तेजी से विकसित हो रहा था क्योंकि वहां हड़प्पा थी। दक्षिण भारत उतनी तेजी से विकसित नहीं हो रहा था, लेकिन जो बर्तन थे BRW जो बर्तन है वो हड़प्पा काल के बर्तनों से 100-200 साल 500 साल शायद इतने ही साल पहले बने हैं। तो उत्तर में दक्षिण में बने तो ये पहले हैं, लेकिन ये चलते रहे, काफी समय तक चलते रहे, जब तक उत्तर भारत में हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी। तो जन्म सबसे पहले BRW का हुआ, लेकिन उत्तर भारत में BRW का काल अगर बताएंगे तो किससे संबंधित माना जाएगा? फिर हड़प्पा से माना जाएगा। तो BRW मूल दक्षिण भारत में थे, उत्तर भारत में कम थे या थे ही नहीं। उत्तर भारत में हड़प्पा थी और दक्षिण भारत में थे BRW, उत्तर भारत में थी हड़प्पा, लेकिन फिर भी हड़प्पा से प्राचीन माने जाते हैं BRW, थोड़े से प्राचीन। अब जैसे मान लीजिए मैं अपने भाई से भाई 2.5 साल बड़ा हूं, 3 साल बड़ा हूं, लेकिन हूं तो बड़ा, हूं तो उनसे प्राचीन ही, भले ही वो मेरे समय में है लेकिन हूं तो प्राचीन। ठीक वैसे ही BRW हड़प्पा काल से थोड़े से ही प्राचीन है, लेकिन है हड़प्पा से पहले के, और फिर हड़प्पा चलती रही, BRW भी चलते रहे। इसीलिए उत्तर भारत में BRW का संबंध काल के हिसाब से किस काल से माना जाता है? हड़प्पा काल से। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि BRW का काल उत्तर भारत में किस सभ्यता के साथ मिलाया जाता है तो वो हड़प्पा है। दक्षिण भारत में जो संस्कृति है उसे क्या बोलते हैं? महापाषाण संस्कृति। यानी BRW मूलतः यदि पूछा जाए तो किस संस्कृति के हैं? इसके हैं, मूलतः पूछा जाए। सवाल अंत आपसे इस प्रश्न में एक शब्द देकर के गलत करा सकता है। नॉर्मल सवाल पूछा गया, इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, यही ऑप्शन में है, तो आंसर प्रागैतिहासिक काल होगा। ठीक, सवाल पूछा गया जिसमें प्री हिस्टोरिक भी ऑप्शन में है एक में और दूसरे में पाषाण काल है, तब फिर आंसर हम पाषाण काल लगाएंगे। ठीक, अरे सिंपल सी बात है। कैसे भाई? मान के चलो हम कहें आप बताओ, आपसे पूछा जाए कि दिल्ली कहां है, तो एक आंसर तो ये होगा पृथ्वी पर है, होगा कि नहीं होगा? दूसरा एक ऑप्शन में पृथ्वी है और दूसरे में दे दिया जाए कि स्थल मंडल पर है, तब आंसर क्या होगा? स्थल मंडल में पृथ्वी लिथोस्फीयर पर है। सी ऑप्शन दे दिया जाए फिर उसके बाद, मतलब एक इसी में, और फिर दे दे भारत। अब इन तीनों में से आंसर चुनना होगा तो क्या चुनेंगे? भारत। गलत तो एक भी नहीं है ना, लेकिन सबसे सटीक कौन पहुंचेगा? भारत। तो क्यों? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल तो बहुत बड़ा है, तो उसमें से पाषाण काल में BRW थे, तो यदि ये दोनों ऑप्शन में हुए तो आंसर क्या चुनेंगे हम? पाषाण काल। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत में BRW का संबंध किस सभ्यता के साथ लगाया जा सकता है, तो आंसर क्या होगा? हड़प्पा काल के हिसाब से। लेकिन हड़प्पा में ये मिलते नहीं है, क्योंकि हमने देखा है हड़प्पा में क्या मिलते हैं? हड़प्पा में मिलते हैं RBW। ध्यान रखनी है बात, क्लियर? अब आपसे पूछा जाए कि BRW का संबंध मूलतः किस संस्कृति या सभ्यता से है, तो महापाषाण संस्कृति। महापाषाण संस्कृति कहां पैदा हुई थी? दक्षिण भारत में पैदा हुई थी। मेगालिथिक कल्चर,
क्यों इसे मेगालिथिक कल्चर कहते हैं ये हम लोग मिटा रहे थे नहीं, क्यों हम इसे मेगालिथिक कल्चर कहते हैं ये तो हम जान ही लेते हैं, समझ लेते हैं क्यों कहते हैं। देखें, मेगालिथिक कल्चर महापाषाण संस्कृति कहने का कारण ये है, वास्तव में ऐसा नहीं था कि यहाँ पर महापाषाण काल के बर्तन बनते थे बड़े बड़े पत्थरों से, नहीं। जो समाधियां होती थी, जो कब्र होती थी, उन कब्रों को ढकने के लिए इतने लंबे चौड़े पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे कि उन पत्थरों को इतिहासकारों ने मेगालिथ कहा है, महापाषाण कहा है। उन समाधियों के आधार पर ही इस पूरी संस्कृति को जो दक्षिण भारत में उस समय फैली हुई थी उसे महापाषाण संस्कृति कहा है। बात क्लियर है? महापाषाण संस्कृति किस भारत की विशेषता है? दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम या उत्तर? दक्षिण। ये सवाल कई बार पूछा गया है, मैं गिनती क्या बताऊं। महापाषाण संस्कृति। अब महापाषाण संस्कृति सवाल अभी तक यही आता है, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत। अब सवाल ये आएगा कि महापाषाण संस्कृति से किन मृद भांडों का संबंध है, तो आंसर क्या होगा? BRW होगा। क्लियर है? महापाषाण संस्कृति से संबंधित जो 2 प्रमुख स्थल हैं वो हमको जान लेना चाहिए, 2 नहीं तो कम से कम क्षेत्र जान लें। कर्नाटक का जो क्षेत्र है, विशेष करके कर्नाटक क्षेत्र, और कर्नाटक क्षेत्र में एक विशेष जगह है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। हाँ, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कर्नाटक क्षेत्र में एक महापाषाण कालीन स्थल है, यानी ब्रह्मगिरी से हमें महापाषाण संस्कृति के लक्षण मिलते हैं या महापाषाण संस्कृति की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। तो बाई चांस आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल महापाषाण संस्कृति का है, तो कौन सा होगा? ब्रह्मगिरी। या पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत में, स्पेशल पूछे फिर अब कि दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति कहाँ पाई गई है, तो कहाँ पाई गई है? फिर कर्नाटक क्षेत्र में। अब जाओ अंदर। ब्रह्मगिरी। यदि आपसे कहा जाए कि स्वतंत्र रूप से कहां, देखो वास्तव में जो महापाषाण संस्कृति के जो ये BRW हैं, ये BRW मेगालिथिक कल्चर के साथ ही खोजे गए हैं। ठीक है, मेगालिथिक कल्चर। और उत्तर भारत में उस समय हड़प्पा थी, लेकिन हड़प्पा गंगा घाटी में थोड़ी थी भाई। हड़प्पा तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमोत्तर भारत में थी। अगर मान लें कि ये पूरा भारत है तो हड़प्पा यहां थी, सिंधु घाटी क्षेत्र में थी, गंगा घाटी में नहीं थी। गंगा घाटी में ये जो BRW हैं ये पाए गए हैं। गंगा घाटी में एक जगह है और वो है अतरंजी खेड़ा। यदि आपसे बाई चांस पूछा जाए कि ये बात परम सत्य है क्या कि BRW का संबंध महापाषाणिक संस्कृति से, दक्षिण भारत से है, लेकिन उत्तर भारत में इन्हें कहां खोजा गया है, तो आप बताएंगे अतरंजी खेड़ा, एटा। हाँ, जो एटा अपने बगल वाला, अरे आगरा के बगल वाला एटा, एटा, एटावा, कानपुर, मैनपुरी, वही तो जगह है। औरैया, फिरोजाबाद, अलीगढ़, कासगंज। और पैठे और नमकीन का शहर आगरा। सुहाग नगरी, फिरोजाबाद, ये सब एटा के बगल में ही है, 100-200 किलोमीटर के दायरे में है। ये अतरंजी खेड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे पहले लोहे की खोज भी कहाँ से हुई? अतरंजी खेड़ा से।
ये एटा बड़ा महत्वपूर्ण इसीलिए भी है कि जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कराया था, वो इस एटा जगह भी कराया था, वो आज भी तो यज्ञ कुंड बना हुआ है, सर्प यज्ञ कराया था, क्योंकि परीक्षित को किसने मारा था? हाँ, जन्मेजय का नाग यज्ञ सर्प यज्ञ, परीक्षित को किसने मारा था? एक सांप ने मारा था ना, सांप ने काट के मार दिया था, सांप खा गया था उनको। ठीक है, हाँ मान लेते हैं, फिलहाल हम महाभारत की लंबी कथाओं में नहीं जाना चाहेंगे, नहीं तो पता चला महाभारत पढ़ा रहे हैं इतिहास में। ठीक है, तो एक सांप ने काट लिया था, और बाद में जब पता चला कि परीक्षित का जो वंशज था जन्मेजय, कि सांपों की वजह से मेरे दादाजी या मेरे पिताजी मारे गए, मेरे पूर्वज सांपों की वजह से, मैं सांपों की प्रजाति ही पृथ्वी से खत्म कर दूंगा, इसलिए उसने एटा नाम की जगह पर, मतलब आज जो एटा है वहां पर बढ़िया तरीके से समाधियां बनाई, यज्ञ समाधि। उन यज्ञ समाधियों में जब यज्ञ कराया, सर्प यज्ञ कराया, सर्प यज्ञ में सारे, मुझे उस सर्प का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, नहीं, वासुकी। ठीक है, जब सब सर्प यज्ञ कराया तो सारे सर्प आकर के उस यज्ञ में आकर के अपनी आहुति देने लगे, धड़ 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 धड़, बड़े मजे आ रहे थे। जन्मेजय देख के खुश कि अब तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन सर्पों के देवता वासुकी ने, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूं तो हो सकता है कुछ और हो जाए बाई चांस, तो आप ये देख लेगा, इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। लेकिन मंत्रों का जोर इतना था कि इंद्र का सिंहासन सर्प के साथ खींच रहा था। इंद्र ने देखा कि यार कोई तपस्या तो कर नहीं रहा है। इंद्र वास्तव में कोई देवता नहीं था, इंद्र एक पदवी थी। जो कोई भी व्यक्ति 100 साल तक लगातार तपस्या करता था सफल अच्छे तरीके से, उसे इंद्र की पदवी मिल जाती थी, ऐसा माना जाता है। हाँ, इंद्र पदवी थी, इंद्र कोई देवता नहीं था वास्तव में, ना ही कोई वायु देवता है, ना ही कोई अग्नि देवता है, ये सभी पदवी हैं जिनमें से जो कोई बेहतरीन उत्तम कोटि का व्यक्ति होता है, देवता होता है, वो इस पद पर बैठता है। ठीक, तो इंद्र ऐसी एक पदवी थी, और उसका जब सिंहासन हिलने लगा तो उसने देखा कि यार इधर उधर क्यों हिल रहा है। मैंने अपने, इंद्र की 1000 आंखें थी, और ये भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मजा लेने वाले या आनंद प्राप्त करने वाले राम की शादी में कौन थे? इंद्र। 1000 आंखें हैं मानी जाती हैं इंद्र की, सहस्त्र चक्षु, इसलिए सबसे ज्यादा आनंद लिया। कह रहा मैंने पूरे 1000 आंखें फैला ली, मुझे कहीं कोई तपस्या करता नजर नहीं दिखाई दे रहा है, सिंहासन को खतरा नहीं है, फिर भी सिंहासन मेरा हिल क्यों रहा है। तो उसने जब इधर उधर देखा तो देखा कि सांप लटका हुआ है और सांप खींचे ही जा रहा है। तो उसने प्रार्थना की कि महाराज कैसे भी करके बचा लीजिए जन्मेजय से, नहीं तो आफत में आ जाएगी जान, हमारा तो वंश खत्म हो जाएगा। इसलिए इंद्र ने पता नहीं क्या किया, जन्मेजय से जो भी कुछ किया हो, कुल मिलाकर के जन्मेजय ने उस यज्ञ में वासुकी को नहीं डाला, या वासुकी वहां जाने से बच गया। तभी से कहा जाता है कि भारत में सर्प पले हुए हैं, अन्यथा सर्प होते ही नहीं। खैर, ये इन बातों में कितनी सत्यता है, प्रूफ कितना है, ठीक, कितना मिथक है, ये तो भगवान जाने। हैं? हाँ, अरे ऐसा क्या बात कर रहे हो, आपको अभी पता चला इंद्र देवता नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, देवता नहीं थे वो, मतलब देवता तो थे, एक पदवी थी वास्तव में, कोई एक व्यक्ति नहीं था जो हमेशा इंद्र रहता हो, कई लोग, कई इंद्र हुए। बात समझ में आ गई? तो कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, हड़प्पा काल तो हम देख ही चुके हैं, हड़प्पा वाला तो RBW, अंतर समझ में आ गया था। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे OCP, ऑकल्ट कलर पोट्री, यानी ऋग वैदिक काल के संबंधित। और कल हम पढ़ेंगे नहीं, टेस्ट लेंगे नहीं, अगर बच्चे नहीं आए, कम आए तो हम पढ़ा देंगे। हाँ, 2 2 4 2 6 एक साथ। हाँ, तो क्या हो गया, शनिवार का वार है, कितने बढ़िया देवता हैं शनि, न्याय करते हैं, न्याय के देवता है ना शनि जी। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। थोड़ी देर में हम लोग करंट की क्लास स्टार्ट करेंगे।